ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक टॉपिक है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, राइट। ओके, टॉपिक है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट इसमें बेटे क्या है, सेक्शन फार्मूला। लाइक 2D ज्योमेट्री जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा था, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ऐसा ही एक्सटर्नल डिवीजन वैसा ही है। करेक्ट है, इंटरनल डिवीजन करेक्ट है। यहाँ पे देखो ए और बी दो पॉइंट्स है आर्गन प्लेन पे। ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1, और बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2। करेक्ट है। एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी को क्या कर रहा है, M/N इंटरनली क्या कर रहा है, की आँख। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। करेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट है। इसमें फर्स्ट टाइटल अपने को जो पढ़ना है, दिस इज सेक्शन फार्मूला, राइट। तो जैसा हमने 2D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स में पढ़ रखा था, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, उसकी तरह ही है, राइट। ओके, तो फर्स्ट बेटे इसमें क्या है, इंटरनल डिवीजन। लेट देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी represented by complex number Z1 and Z2, and here it is a point P which divides the line segment joining AB in ratio M/N internally। अगर मुझे Z की वैल्यू फाइंड करनी हो, या P पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपली N टाइम Z1 प्लस M टाइम Z2 डिवाइड बाई M प्लस N। करेक्ट है। बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। करेक्ट है, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को M/N रेशियो में इंटरनली। सेम एक्सटर्नल डिवीजन भी है। यहाँ पे पॉइंट ए एंड बी, एक ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, एंड हियर इट इज़ अ पॉइंट P विच लाइज एक्सटर्नल रीजन टू दी लाइन ए बी, राइट है। और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को M/N के रेशियो में। तो यहाँ पे Z की वैल्यू सेम N into Z1 plus M time Z2 divided by N minus M. So this is the formula for external division. So by using this formula we can find the complex number Z. Clear हुआ? इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जेईई एडवांस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेईई 2010 में पूछा हुआ है, मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप में। क्लियर? ओके, देखते हैं दिया क्या है बेटे। लेट Z1 एंड Z2 आर 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड Z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइनस टी टाइम Z1 प्लस टी टाइम Z2 फॉर 0 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 1। देन अपने को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ? देख लेते हैं। तो पहले गिवन क्या है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम Z1 प्लस टी टाइम Z2, और डिनोमिनेटर में बेटे 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी प्लस टी। तो ये क्या है, M एंड दिस इज N। तो यहाँ पे मुझे इंटरनल डिवीजन का फार्मूला दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा ही है। हियर इट इज़ Z1, यहाँ Z2 है, एंड दिस इज़ PZ, इसको A ले लेते हैं, एंड दिस इज़ B। तो इधर क्या आ जाएगा, T, एंड हियर इट इज़ 1 माइनस टी। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये Z, Z1 एंड Z2 क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का मतलब क्या हुआ, दिस डिस्टेंस, प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस, इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो बिल्कुल राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z2। Z माइनस Z1 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, राइट है। ओके, अच्छा अभी क्या दिया है बेटे, आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। Z माइनस Z1 का आर्गूमेंट एंड Z2 माइनस Z1 का आर्गूमेंट बिल्कुल सेम। देखो एक लाइन पे है ना, Z माइनस Z1 करो या तो Z2 माइनस Z1 करो, दोनों का आर्गूमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो राइट। अभी ये ऑप्शन अपने को चेक करना है कि ऑप्शन ट्रू है कि नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग,
ओके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अपने को रिजल्ट मिला, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस जेड वन। ये माइनस हो जाएगा और माइनस का मतलब क्या होता है, डिवीज़न आर्गुमेंट में। तो मतलब ये क्या लिख रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन एंड दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस जेड वन की वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ओके क्लियर। अच्छा अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इज प्योरली रियल। करेक्ट है, ये क्या है, प्योरली रियल। अब तुम लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बता रखी होगी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो उसका बेटे उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, उसके इक्वली होता है। तो इफ़ इट इज़ प्योरली रियल तो हम बोल सकते हैं कि z माइनस जेड वन एंड z2 माइनस जेड वन किसके इक्वल हो जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है। और हमें पता है कि ये जो कॉन्जुगेट होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर ऑल द एल्जेब्रिक ऑपरेशन, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हर जगह क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वी विल गेट लाइक दैट z माइनस जेड वन z2 माइनस जेड वन एंड दिस इज z बार माइनस जेड वन बार अपॉन z2 बार माइनस जेड वन बार। करेक्ट है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिटर्मिनेंट ही अपने को मिलेगा, तो ये भी क्या है, ट्रू है। राइट तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, जेईई एडवांस में पूछ रखा था ये 2010 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ दिस की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब हुआ बेटे ये क्या, प्योरली रियल। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वली होगा। और हमें पता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, सारे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ही आएगा। और इसकी वैल्यू 0 तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। द आंसर इज A, C, D। करेक्ट है। तो दीज 3 ऑप्शंस आर ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल and mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod z3, then find the z1 plus z2 plus z3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A z1, B z2 एंड C z3। करेक्ट है। अब दिया क्या है बेटे यहाँ पे कि mod z1 इज इक्वल टू mod z2 इज इक्वल टू mod z3। बेसिकली ये mod z1 नहीं है, ये क्या है, z1 माइनस जीरो है एंड दिस इज z2 माइनस जीरो एंड दिस इज z3 माइनस जीरो। मतलब इधर बीच में क्या रहेगा, कहीं O 0। सबको ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा, और इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम। बात समझ में आ रही है। ओके अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस अच्छा यहाँ से बेटे क्या पता लग रहा है कि ये डिस्टेंस सभी सेम है। मतलब ये क्या हो गया, O इज सर्कमसेंटर, O इज सर्कमसेंटर, बट in case of equilateral triangle circumcenter lies with या coincide with लिख सकते हैं, coincides with centroid। करेक्ट है। ओके राइट। तो सेंट्रॉयड भी कितना आ जाएगा बेटे, 0। और सेंट्रॉयड हमेशा होता क्या हमारा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल गई z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
क्लियर हो? ओके राइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, अगला टाइटल हमारा। एंगल बिटवीन टू लाइन ऑन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पे अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो उनके बीच का एंगल हमें कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। करेक्ट है, एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं पहले। Let here it is two line, करेक्ट, दो लाइन है। दिस इज ए Z1, B Z2, C Z3 एंड D Z4, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे एक दिस इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। लेट दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 with positive direction of x axis, and line CD is making an angle of θ2 with positive direction of x axis। तो हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा बेटा क्लियरली दिख रहा है कि अल्फ़ा क्या होगा, θ2 माइनस θ1, और अल्फ़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 भी होगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजर किया तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब ये इनके बीच का मुझे क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ओ पी, दिस इज ओ, करेक्ट है। ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओ पी सेम लेंथ का, करेक्ट है। तो कैसा हो जाएगा बेटे, इसके पैरेलल ही होना चाहिए। तो दिस इज पॉइंट पी, और एक लाइन अपने को ड्रॉ करना है ओ से सी डी के पैरेलल। तो सी डी के पैरेलल लाइन कैसी हो जानी, कुछ ऐसा। क्लियर हुआ? अच्छा, उस केस में अभी तुम्हारा पी पॉइंट, दिस इज ओ, तो क्या है, 0। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ओ पी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी, एंड दिस इज पॉइंट क्यू, एंड ओ क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, राइट है। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो पी को क्या होना पड़ेगा बेटे, Z2 माइनस Z1 के इक्वल होना पड़ेगा। तो पी पॉइंट इज Z2 माइनस Z1 एंड दिस इज Z4 माइनस Z3। ये एंगल हमारा कितना है, θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज अल्फ़ा। क्लियर हुआ? अब ये अल्फ़ा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अल्फ़ा अपने को क्या दिख रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑन द आर्गन प्लेन। क्लियर हुआ? और अल्फ़ा क्या होगा, अगेन ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज ऑफ
एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एंटी क्लॉकवाइज measure of angle, correct? This is the way how to find the angle between two lines. Clear? राइट इसका ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट गिवन है, जैसे ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस तुमको गिवन है ना, आर्गन प्लेन पे ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और इसमें किसी भी दो साइड्स के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो कैसे देखेंगे, देख लेते हैं. दिस इज आर्गन प्लेन, A Z1, B Z2 and C Z3 and we have to find this angle थीटा. ये हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटे, इसको हम यहाँ पे चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं. बेसिकली इस पूरे सिस्टम को उठा के बी को कहाँ पुट कर दिया, ओ पे. तो ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी पॉइंट पी, और बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यू. तो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 एंड दिस विल बिकम Z3 माइनस Z2. लेट इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विथ x एक्सिस एंड दिस इज θ2. तो अगेन थीटा की वैल्यू क्या आनी है, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2. दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स. क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. The complex numbers Z1, Z2 and Z3. जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 and Z3 satisfying Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 is equal to 1 minus iota root 3 upon 2 are the vertices of a triangle, are the vertices of a triangle which is first option of zero area, B option right angled isosceles, right angled isosceles, C option is equilateral, and last one is obtuse angle isosceles, obtuse angle isosceles. क्लियर? देखते हैं बेटे कैसे करना है इसको. एक ट्रायंगल बना लेते हैं.
Z1, Z2, Z3. दिस इज A, B एंड C. अच्छा अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है, बार बार सब्ट्रैक्ट किया हुआ है Z3 ना, Z1 में से भी Z3 एंड Z2 में से भी Z3 क्या हुआ सब्ट्रैक्ट, मतलब ये बात कर रहे हैं इसकी, ये है थीटा. क्लियर हुआ? ओके. तो इस थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आएगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ कितना Z1 माइनस Z3, राइट. ये आएगा. क्लियर? अच्छा यहाँ से बेटे अगर हमने यहाँ पे दोनों तरफ आर्गुमेंट ले लिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. अगर हम इसका अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कितना आ जाएगा -π/6. क्लियर हुआ? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -π/3 आएगा, -π/3. क्लियर हुआ? और यहाँ पे चाहिए अपने को Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, तो क्या हो जाएगा ये. और एक बात और है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल. इसका मतलब बेटे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं. अगर हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 की तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3. इतना तो पता लग गया कि ये थीटा कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री. करेक्ट है? इतना पता लगा कि ये थीटा कितना है, 60 डिग्री. अच्छा सेकेंड, अभी हम कैसे देख सकते हैं, ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. दोनों तरफ अगर मैंने मॉड लिया तो इधर कितना हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z3, इसका मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा. तो यहाँ से क्लियरली अपने को पता क्या लग रहा है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3. मतलब ये लेंथ क्या है, बराबर है Z1 माइनस Z3, मतलब ये लेंथ बराबर है, और Z2 माइनस Z3 मतलब ये लेंथ बराबर है. ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो इसका मतलब बेटे θ1 एंड θ2 भी क्या होगा, बराबर होगा. अब थीटा उसमें 60 हो गया, मतलब बचा कितना, 120, और 120 में अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब दोनों किसके इक्वल होंगे, 60 के, तो पूरा का पूरा ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो सी ऑप्शन इज़ राइट. करेक्ट है? अगेन जेई मेंस का, जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्लियर? अगले टाइटल पे चलते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल. इसमें सपोज करो ये हमारा आर्गन प्लेन है, करेक्ट है, एंड हियर इट इज अ फिक्स पॉइंट Z0. यहाँ पे क्या है, फिक्स पॉइंट है Z0 है, करेक्ट है, और एक मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे, जिसका हमेशा डिस्टेंस कहाँ से, Z0 से कहाँ पे है, R डिस्टेंस पे. यहाँ पे एक हमने Z ले लिया, और ये डिस्टेंस हमेशा कितना रहना है, R. तो ये कैसा क्या बनेगा, लोकस बनेगा.
क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा और ये होगा क्या, सर्कल, करेक्ट है, ओके। और इसका सेंटर क्या होना है, सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z0, एंड इक्वेशन विल बी mod of z minus z0 इक्वल टू, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। या तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, z माइनस z0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट टाइटल कर लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स पे ही है। कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स, condition for 4 points to be concyclic। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो बेटे हमेशा क्या होते हैं, कंसाइक्लिक होते हैं, हमारी बात हो चुकी पहले ही कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कंसाइक्लिक, करेक्ट है। 4 पॉइंट्स कंसाइक्लिक कब होंगे, सपोज करो 3 उसमें से पॉइंट हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिससे एक सर्कल बन गया, और चौथा पॉइंट अगर उसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 4 के चारों पॉइंट्स क्या हैं, कंसाइक्लिक है। क्लियर, तो देखते हैं कंडीशंस क्या आएगा। दिस इज A Z1, B Z2, C Z3 and D Z4. These are the 4 points, correct है, represented by complex number Z1, Z2, Z3 and Z4। अच्छा, अब ये क्या है बेटे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इनका कंडीशन क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि जो फ्रंट वाले एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल, और किस में लेंगे हम लोग, हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं। तो क्लॉकवाइज सेंस किधर होगा, ऐसा, दिस इज, और इधर का क्लॉकवाइज सेंस कैसा होना है, दिस, करेक्ट है। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है ना अपने को, एंटी क्लॉकवाइज, दिस एंड दिस। क्लियर, ओके। तो अगर मैं इसको पकड़ता हूँ θ1 और इसको θ2, तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे θ1 कैसे मिलेगा अपने को, θ1 कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ θ2 कितना आएगा, ये Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना आ गया, पाई। अभी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना, पाई। अच्छा, अब बताओ बेटे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बीच वाला, और इसका आर्गुमेंट पाई आ रहा है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, ये क्या बनेगा, प्योरली रियल। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट है। कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, बस अपने को कंसेप्ट आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्लियर, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक, राइट।
क्वेश्चन करते हैं। लेट Z1, Z2 and Z3, let Z1 comma Z2 and Z3 be three complex number comma A comma B comma C are real numbers, not all zero, such that A plus B plus C is equal to 0 and A Z1 plus B Z2 plus C Z3 is equal to 0. Then so that Z1 comma Z2 and Z3 are कोलिनियर। करेक्ट है। तो अपने को शो करना है बेटे कि Z1 Z2 Z3 क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर हुआ? ओके, देखो कैसे कर पाएंगे इसमें हम। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ a प्लस सी। किसी की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, a Z1 प्लस b Z2 प्लस c Z3 इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू माइनस a प्लस सी उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, a Z1 माइनस टाइम a प्लस सी Z2 प्लस सी Z3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता लगा बेटे, a Z1 प्लस सी Z3 इज इक्वल टू कितना आ जाना है, a प्लस सी Z2। तो Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a Z1 प्लस सी Z3 डिवाइड बाई a प्लस सी। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बन गया। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे Z1 एंड हियर इट इज़ Z3 और बीच में कहीं Z2 है एंड C/A के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। करेक्ट है। तो प्रूफ हो गया कि ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।